थी, जवान और खूबसूरत हो गई थी। पर सिंदूर, क्या लाली ने शादी कर ली? पर किससे? बस यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और वो पूरी तरह फीकी लाली को निहारे जा रहा था। लाली ने जैसे ही महसूस किया कि वो डूबने से बच गई है, तो सहम कर नरेन के सीने से लिपट गई। उसने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसे नहीं पता था कि वो नरेन की बाहों में थी, जो अब रिश्ते में उसका बेटा लगता था। नरेन ये सब देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लाली यहाँ इस हालत में, दिखने में तो एकदम नई नवेली दुल्हन सी लगती है, पर लाली ने किससे शादी की? सोचते हुए वो उसे बाहों में भरे हुए ही दूसरे किनारे की तरफ आने लगा। लेकिन इस किनारे पर उसके लिए एक नया तूफान इंतजार कर रहा था। लाली को नरेन की बाहों में देखकर गांव की औरतें अवाक थी कि क्या हो रहा था। गांव की औरतें इसी तालाब पर नहाना धोना करती थीं और सुबह के इस वक्त तालाब पर औरतों का अच्छा खासा हुजूम था। नरेन जैसे ही लाली को भीगे बदन गोद में उठाए हुए बाहर निकला, उन औरतों में से एक कुछ पूरा मुंह खोल चौंकते हुए बोली, हे भगवान, ये तो नंदराय की नई दुल्हन है ना? ये नरेन के साथ यहाँ तालाब में क्या करने आई थी? इस पर दूसरी औरत घूंघट मुंह में दबाए बोली, हाँ, और देखो तो बाबू साहब ने कैसे नंगे बदन से बाहों में उठा रखा है। ये सुनते ही नरेन चौंक सा गया। तो लाली की शादी उसके बाबू से हुई थी। ये खबर नरेन के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। लाली ने भी जैसे ही सुना, वो एकदम नरेन से छिटक कर दूर हो गई। तभी एक और औरत ने कहा, भला बताओ, सौतेली ही सही, मगर रिश्ते में तो नरेन की मां ही लगी ना? फिर ये उसे ऐसे बाहों में लिए तालाब में क्या ढूंढने निकला भला? राम राम राम, घोर कलयुग है बहन। वैसे इसमें नई बहू की भी क्या गलती? वो ठहरी तो 16 की ही ना, और नंदराय वो तो 50 के हैं। हो सकता है नंदराय सुहाग रात को प्यासे ही रख छोड़े हो इसे, तभी तो सुबह सुबह सौतेले बेटे के साथ ही। उस औरत ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी, लेकिन वहां खड़ी औरतें इस बात पर ठहाके मारकर हंसने लगी। नरेन उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी कुछ दूर से नंदराय की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। नरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें लेने स्टेशन गए थे, लेकिन तुम वहां मिले ही नहीं। नरेन अपने पिता को अचानक से ऐसे सामने देखकर हैरान रह गया। उसके मन में पहला सवाल यही आया कि कहीं बाबू ने इन औरतों की बातें तो नहीं सुन ली। पर बाबू और लाली, वो अब भी पूरी तरह शौक में था। फिर नंदराय की नजर कुछ दूर पर खड़ी लाली पर पड़ी। सुर्ख जोड़े में सिर से पैर तक भीगी हुई लाली को देखकर नंदराय का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। उसने साथ में लाए हुए तांगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो इसमें। नरेन ने भी जल्दी से कहा, उधर किनारे पर मेरी अटैची छूट गई है, मैं लेकर आता हूं। कहकर वो अटैची लाने चला गया और लाली तांगे पर बैठ गई। घर पहुंचते ही नरेन तो अंदर चला गया। उसके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। लाली भी उसका सामना करने के बाद तो चुप सी हो गई थी। नंदराय ने लाली को पिछले दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा, घर से भागकर अच्छा नहीं किया तुमने। शुक्र मना कि अम्मा को अब तक तेरी इस हरकत का पता नहीं चल पाया है, वरना वो तुझे इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने देती। कहा था ना मैंने तुझे कि इस परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना। और तूने दूसरे ही दिन ये भाग भगौड़ का खेल शुरू कर दिया। इतनी डांट सुन लाली ने धीरे से अटकते हुए कहा, भाग नहीं रही थी मैं, तालाब में कूदकर जान देने गई थी।
इतना सुनना था कि नंदराय की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने लाली की बाह पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा तुझे। अभी तो अपना कर्ज भी नहीं वसूला मैंने। लेकिन नंदराय की बात अधूरी ही रह गई। हालात और सदमे का लाली पर ऐसा असर हुआ कि वो लड़खड़ाती हुई बेहोश होकर गिरने को हुई। नंदराय ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां नरेन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो अम्मा और घर की दूसरी औरतें आरती का थाल लिए उसकी आवभगत करने लगी। आ गया मेरा लल्ला, अब जाकर दादी के कलेजे को ठंड पड़ी है। आग लगी इस पढ़ाई को, मेरी आंख का तारा छीनकर शहर ले गई मुझे। दादी ने उसके माथे पर तिलक लगाकर उसकी बलाई ली। फिर जैसे ही उन्होंने नरेन को सीने से लगाया, उसे फीका महसूस कर वो चौंकते हुए बोली, हे भगवान, तू तो भीग गया है, कैसे भला? वो अम्मा, नरेन अभी कोई बहाना सोच ही रहा था कि तभी नंदराय ने आते हुए कहा, बच्चा इतने दिनों बाद घर आया है मां, आते ही सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर दूंगी क्या? जा बेटा जा, तू कपड़े बदल कर तैयार हो जा, फिर हम मिलकर नाश्ता करेंगे। उसकी बातें सुनकर नरेन हामी भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही अम्मा बोली, जल्दी जल्दी नाश्ता खाना निपटाओ, अभी मुंह दिखाई की रस्म के लिए लोग आते ही होंगे। ये महारानी है कहाँ? कमरे से निकलेगी नहीं क्या आज बाहर? नंदराय जो अभी अभी बेहोश लाली को कमरे में लिटाकर आया था, बहाने बनाते हुए बोला, अम्मा, अब ये मुंह दिखाई वगैरह रहने दो। कौन सी पहली शादी है मेरी? इस उम्र में ये सब चोंचले करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? वैसे भी लाली अभी अपने कमरे में ही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती तो उसे भी आराम करने दो। इतना सुनना था कि अम्मा को पतंगे लग गए। उन्होंने कुछ गुस्से में कहा, बस इतने में ही लट्टू हो गया? अरे 2-4 दिन तो ठहर जाता उसकी भगतगिरी करने को। भगवान जाने आगे क्या होगा। और अंदर चली गई। वहां नरेन कपड़े बदलकर जब कमरे में आया तो उसके दिमाग में कई सवाल थे। इतनी कम उम्र लड़की की शादी बापू से, वो भी लाली से, और फिर वो तालाब में क्यों कूद गई थी? क्या लाली ने किसी मजबूरी में बापू से शादी की है, या बापू ही जबरदस्ती उसे? ये सब क्या हो रहा है? नरेन को इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे लाली से ही सारी बातें पूछनी चाहिए। उसने कंघी करते हुए दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो इन सब सवालों का जवाब लाली से लेकर रहेगा। लेकिन नाश्ते के बाद ही नंदराय ने उसे अपने साथ कहीं चलने को कहा। नरेन तुरंत मना करते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ बापू। तभी अम्मा बीच में बोली, हाँ, आज इसे आराम करने दे, और तू भी मेरे साथ मंदिर चल। अब मुंह दिखाई ना सही, भगवान के दर्शन तो कर ही सकता है ना। अब अम्मा के सामने किसी की कहाँ चलनी थी। सो नाश्ता कर नरेन अपने कमरे में चला गया और अम्मा और नंदराय मंदिर। अम्मा और बापू के जाने के थोड़ी ही देर बाद नरेन लाली के कमरे की तरफ आया। हालांकि दरवाजे पर पहुंचकर उसे एक अजीब सी झिझक ने आ घेरा था। वो बचपन की मासूम लाली अब 16 साल की खूबसूरत जवान हो गई थी। इतनी खूबसूरत जो पहली ही नजर में किसी को भी मोह लेने वाला चेहरा रखती थी। लेकिन वो अब रिश्ते में उसकी माँ। ये ख्याल आते ही उसने खुद को डपटते हुए कहा, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। जल्दी से लाली से अपने सवाल का जवाब पूछ और यहाँ से निकल, वरना अम्मा और बापू आ गए तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। सोचते हुए उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी खटखटाने के बाद भी अंदर कोई आहट तक महसूस नहीं हुई। उसने दरवाजे की कुंडी पर दोबारा हाथ रखा ही था कि तभी दरवाजा हल्का सा खुल गया। ना चाहते हुए भी नरेन की नजर सामने पलंग पर बेसुध पड़ी लाली पर चली गई। उसकी हालत देख वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला आया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नाम से लाली को आवाज लगाए। बचपन में तो वो उसे लाली ही कहता था, पर अब तो उनके बीच का रिश्ता ही बदल गया था। और फिर मां शब्द तो उसकी जुबान पर आ ही नहीं रहा था। उसने 2-3 बार उसे सुनो, जरा सुनिए कहते हुए आवाज लगाई, मगर लाली ने आंखें नहीं खोली। नरेन ये देखकर हैरान रह गया कि उसने अब तक सुबह वाले ही कपड़े पहन रखे थे जो पहनकर वो तालाब में कूदी थी। सिर पर लगा खाब शाम के धुंधलके में भी काफी उभरा हुआ नजर आ रहा था। नरेन को बापू के कमरे में रखे दवाई के बॉक्स का पता था। अलमारी से निकालकर उसने जैसे ही चोट पर मलहम लगाना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि लाली बुखार से तप रही है। चोट पर ठंडी ठंडी दवाई महसूस होते ही लाली ने चौंकते हुए आंख खोल दी। सामने नरेन को पाकर वो जल्दी से उठ बैठी और उससे दूर होते हुए बोली, तुम मेरा मतलब आप यहाँ, वो अगर आपको यहाँ देख लेंगे तो मुझे फिर से। कहते हुए लाली की आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन नरेन ने उसे चुप कराते हुए कहा, फिक्र मत करो, अभी घर में कोई नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? तुम मेरा मतलब आप वहां तालाब में क्या करने गई थी? दोनों ही अपने इस नए और अजीब से रिश्ते की वजह से हिचकिचा रहे थे। वहीं कल से अब तक लाली ऐसे ही नर्म लहजे को तो तरस रही थी, और आज ये लहजा, ये अपनापन मिला भी तो नरेन से, जो बचपन में तो उसका दोस्त था, पर अब वो रिश्ते में उसकी माँ थी। लाली न चाहते हुए भी सारी बात उसे बता बैठी। सब कुछ सुनकर नरेन ने उसके सर पर अपनेपन से हाथ फेरते हुए कहा, देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचना किसी परेशानी का हल नहीं होता। लाली एकटक उसका चेहरा देखे जा रही थी। उसने धीरे से हामी भरी और अपनी नजरें झुका ली। उसके सिर झुकाते ही नरेन की नजर उसके माथे पर लगी चोट पर जा टिकी। ये घाव कैसे लगा? रुकी, मैं इस पर पट्टी कर देता हूं। कहकर नरेन ने दवाई वाले डब्बे से मलहम निकाला और उसे लगाने लगा। दवाई लगते ही घाव चलता हुआ सा महसूस हुआ। लाली की कराह सुन नरेन धीरे से बोला, जल रहा है, मैं फूक फूक कर लगा देता हूँ, नहीं जलेगा। कहकर नरेन उसके माथे की तरफ होंठ बढ़ाते हुए फूकने को हुआ कि तभी दरवाजे से नंदराय की कड़कती हुई आवाज गूंजी, नरेन, इसने तो शर्मनाक सब पेच खाई है, लेकिन तू तो अपने रिश्ते का लिहाज कर लेता। नंदराय की आवाज सुनकर नरेन और लाली दोनों के होश उड़ गए। नरेन आगे बढ़कर सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि नंदराय ने हुक्म देते हुए कहा, अभी अपने कमरे में जा नरेन। पिता का गुस्सा देखकर नरेन खामोशी से वहां से निकल गया। अब नंदराय गरजती हुई आवाज में लाली से बोला, वहां तालाब पर खड़ी औरतों की बात को तो मैंने अनसुना कर दिया। मैं तुझे कच्ची उम्र का समझकर सब भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तू तो इतनी बदचलन निकली कि माँ बेटे के रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। लाली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नंदराय ने हाथ उठाकर उसे मना करते हुए कहा, बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मैं कल के कल नरेन को वापस शहर भेज दूंगा, और ध्यान रहे आगे से ऐसा कुछ न हो, वरना दुनिया देखेगी कि एक पति के हाथों पत्नी की हत्या कैसे होती है। कहकर नंदराय वहां से चला गया। लाली किस्मत के इस खेल पर रोती सी सकती रह गई। वो बस एक बार और नरेन से मिलना चाहती थी। क्यों? ये उसे भी नहीं पता था। किस्मत से उसे ये मौका मिल भी गया।
दोपहर में नंदराय खेत पर गई थी और अम्मा खर्राटे भर रही थी। लाली के कदम नरेन के कमरे की तरफ हो लिए। उसने नरेन को देखते ही कहा, वो तुम्हें फिर से शहर भेज रहे हैं, जबकि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। नरेन उसे शांत करते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे तो आज नहीं तो कल तो जाना ही था, लेकिन इतनी जल्दी तुम चले गए तो मैं यहां अकेली। इतना बोल जैसे वो कुछ रुक सी गई, पर फिर आगे बोली, अभी तो मुझे ये एहसास होना शुरू ही हुआ था कि इस घर में मेरा कोई अपना भी है, और तुम अभी ही जा रहे हो। नरेन आसपास नजर दौड़ाते हुए बोला, सुनो, मैं वहां से तुम्हें चिट्ठी लिखा करूंगा। तुम्हें भी मुझसे जो कुछ भी कहना हो चिट्ठी में लिख देना, हम चिट्ठियों से जुड़े रहेंगे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। लाली का मन तो किया कि वो नरेन के सीने से लिपट जाए, कह दे कि वो नरेन के साथ जाना चाहती है, किसी इंसान के साथ रहना चाहती है, नंदराय जैसे जानवर के साथ नहीं। लेकिन वो चुप रही। वो नरेन के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती थी। उस शाम ही नरेन वापस चला गया था, लेकिन वादे के मुताबिक उसने लाली को चिट्ठी भेजनी भी शुरू कर दी थी। लाली भी नरेन से अपनी सारी बातें साझा करती। ऐसा लगता था जैसे इस अजीब से रिश्ते में भी उसे फिर से एक दोस्त मिल गया हो। देखते ही देखते एक साल गुजर गया, लेकिन नंदराय की जबरदस्ती आज भी जारी थी। हालात से तंग आकर लाली कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगती, मगर फिर उसे नरेन की वो बातें याद आ जाती। पर एक रात नंदराय की जबरदस्ती से तंग आकर लाली मौका देख फिर से घर से भाग निकली। कहां जाना है, क्या करना है, उसने कुछ भी तय नहीं किया था। कुछ कपड़े और शहर में नरेन का हॉस्टल का पता लिए लाली शहर आ गई थी। उसे लगा था कि यहां आकर उसकी जिंदगी को एक नया सिरा मिलेगा, लेकिन शहर में तो उसके लिए कुछ और ही मुश्किलें तैयार खड़ी थी। नरेन के हॉस्टल के पते पर पहुंचकर उसने बाहर खड़े गार्ड को नरेन की फोटो दिखाते हुए कहा, काका, ये नरेन है, नरेन राय। इन्हें बुला देंगे जरा, मैं उनके गांव से आई हूं। बूढ़े गार्ड ने कुछ देर तक तस्वीर को गौर से देखा और बोला, लेकिन बेटा, इस हॉस्टल में इस नाम या चेहरे का तो कोई लड़का नहीं है। क्या? आप ध्यान से तो देखिए काका। गार्ड की बात सुनकर लाली के तो जैसे होश ही गुम हो गए, लेकिन गार्ड ने फिर से इनकार करते हुए कहा, मैं यहाँ पिछले 15 सालों से नौकरी कर रहा हूँ बिटिया, और ये हॉस्टल इतना भी बड़ा नहीं कि मुझे यहाँ रहने वाले बच्चों का चेहरा या नाम याद ना हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ नरेन नाम का कोई नहीं रहता। लाली थके कदमों से हॉस्टल से वापस लौटते हुए सोचे जा रही थी, कहाँ है नरेन? और अगर नरेन यहाँ नहीं रहता तो इस पते से मुझे चिट्ठियां कौन लिख रहा था?